अस्सलाम वालेकुम। अच्छा जी, लास्ट लेक्चर में हमने फंक्शनल बजट और मास्टर बजट क्या हैं, डिफरेंट फंक्शनल बजट की कैलकुलेशंस की इक्वेशंस जो हम यूज़ करेंगे, आल्दो इसमें कोई नई चीज़ सीखने वाली शायद ही कोई रही हो। ये सारी इक्वेशन और फॉर्मेट्स इनकी बात की, ये फंक्शनल बजट के रेफरेंस से इन सब से आप या मोस्ट ऑफ दीज से आप फेमिलियर थे। लेकिन सिर्फ एक आपको रिलेट किया गया प्रायर लर्निंग को फंक्शनल बजट से, और मास्टर बजट की फिर डेफिनेशन को लेके हमने फिर कैश बजट पे काम शुरू किया था। उसमें क्या एडिशनल एडजस्टमेंट्स, क्या एडिशनल कंसिडरेशन हमें देखनी पड़ती हैं, उसके रेफरेंस से इलस्ट्रेशन 1 देखी थी, इलस्ट्रेशन 2 हम देख रहे थे, और उसमें सिर्फ बैलेंस शीट का काम रह गया था, बजटेड बैलेंस शीट बनाना। बाकी पीएनएल और कैश बजट हमने बना लिया था। एनी क्वेश्चन लास्ट लेक्चर से जो एक्टिविटीज़ हमारी हुई, किसी कैलकुलेशन में, किसी एक्सप्लेनेशन में कोई बात समझ ना आई हो तो पूछे भाई। केयरफुल रहना होता है हमने पीएनएल बनाते हुए अक्रूवल कॉन्सेप्ट के लिहाज से, क्योंकि प्रॉफिट लॉस अक्रूवल कॉन्सेप्ट पे बनता है, और कैश बजट बनाते हुए हमने नॉन कैश आइटम्स और पेमेंट टर्म्स या रसीद टर्म के रेफरेंस से। सेल्स की बात करें तो हमें सेल्स में सिर्फ रेवेन्यू में हम अक्रूवल पे सेल बुक कर लेते हैं पीएनएल बजट बनाते हुए, लेकिन रसीट्स फ्रॉम कस्टमर में हमें ख्याल रखना पड़ता है कि ज़रूरी नहीं कि सारी सेल्स के अगेंस्ट पैसे भी आ जाएं, कुछ सेल्स क्रेडिट पे भी होती हैं, तो हमें रसीट फ्रॉम कस्टमर बनाने पड़ेंगे। इसी तरह जब एक्सपेंसेस के अगेंस्ट बात करें परचेजेस की, तो परचेजेस की पेमेंट, परचेजेस मे नॉट बी इक्वल टू पेमेंट्स, क्योंकि परचेजेस क्रेडिट पे भी होती हैं। सो जो पीएनएल में परचेज की फिगर आई वो कैश बजट की पेमेंट से मैच हो सकता है ना कर रही हो, हमें एडजस्टमेंट करनी पड़े। इसी तरह पीएनएल में जो एक्सपेंसेस आ रहे होते हैं, ज़रूरी नहीं कि वो सारी की सारी पेमेंट्स उनके अगेंस्ट हुई हो। दो वजूहात की वजह से एक्सपेंसेस में नॉन कैश एक्सपेंसेस लाइक डेप्रिसिएशन भी शामिल होते हैं, और एक्सपेंसेस भी अक्सर अक्रूड बेसिस पे चल रहे होते हैं, मतलब कुछ पेमेंट पीरियड में हो जाते हैं, कुछ पेमेंट अभी अक्रूड आउटस्टैंडिंग होते हैं, तो वहाँ पे भी हमें ख्याल रखना पड़ता है। एक्सपेंस और पेमेंट्स इक्वल नहीं है, सेल्स और रिसीट बराबर नहीं है, परचेजेस और पेमेंट्स बराबर नहीं है, इन चीज़ों का ख्याल रखना होता है हमने कैश बजट बनाते हुए। मज़ीद एक्टिविटीज़ भी इंशाअल्लाह करेंगे कैश बजटिंग पे, पीएनएल बजट पे भी, लेकिन उससे पहले बैलेंस शीट बजट की जो हमारी एक्टिविटी पेंडिंग थी इलस्ट्रेशन 2, उसको ज़रा एक नज़र डालते हैं कि बैलेंस शीट का बजट कैसे बनता है। अच्छा जी, इलस्ट्रेशन 2 में हमने ये जो हमें बैलेंस शीट और कुछ एक्टिविटीज़ गिवन थी, इनसे हमने काम शुरू किया था। बैलेंस शीट बनाने के लिए, बजटेड बैलेंस शीट बनाने के लिए नॉर्मली हम सिंपली वही फॉर्मेट जो हमें गिवन होता है क्वेश्चन में एक फॉर्मेट आपको गिवन होगा, जैसे इस केस में है, तो जब भी बैलेंस शीट बनानी है आप इसी फॉर्मेट को लेके आगे चल सकते हैं, और बजटेड पीरियड के लिहाज से इसमें कुछ एडजस्टमेंट रिक्वायर्ड हों तो वो कर लेंगे। जैसे हम इसी फॉर्मेट को अगर लेके चलें, स्टार्टिंग विद पेड अप शेयर कैपिटल, पेड अप शेयर कैपिटल, क्या अगले साल के एंड पे हमारा शेयर कैपिटल सेम रहने वाला है या अगले साल कोई नए शेयर इशू होने जा रहे हैं? शेयर इशू होने जा रहे हैं। हम इसकी वर्किंग यहीं पे अगर करते जाएं, हमारा 1 लाख का पेड अप कैपिटल है और अगले साल में 20,000 के नए शेयर इशू होने जा रहे हैं। एज अ रिजल्ट हमारा पेड अप कैपिटल चला जाएगा अगले साल में 1,20,000 रुपये। आगे चलिए, अक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स, क्या अगले साल के क्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स हमने पीएनएल बनाया, उसमें हमने क्यूमुलेटेड प्रॉफिट वर्कआउट किए थे। तो जनाब अगले साल के क्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स हमारे पीएनएल से बताइए क्या आ रहे हैं? 23,900। लीजिए जी, हमारा इक्विटी का टोटल, सब टोटल अगर देना चाहें तो 143,900 हो गया। इसके बाद आइए आप करंट लायबिलिटीज़ पे, हमारी नेक्स्ट हेडिंग है करंट लायबिलिटीज़ की। और करंट लायबिलिटीज़ में सबसे पहले हमारे पास हैं ट्रेड क्रेडिटर्स। ट्रेड क्रेडिटर्स हमारे मटेरियल के अगेंस्ट जो पेबल्स होते हैं उनको हम ट्रेड क्रेडिटर्स कहते हैं। तो हमने मटेरियल परचेजेस से जो पेमेंट्स डिटरमिन की थी, वहाँ पे क्लोजिंग बैलेंस ऑफ क्रेडिटर्स हमने एडजस्ट किया था। वो कितना था भाई? पेबल्स का जब हमने ट्रेड मटेरियल की परचेजेस और उसके अगेंस्ट पेमेंट का जिक्र किया था, तो वहाँ पे हमारे पास पेबल का बैलेंस आ रहा है। हमें
पेबल्स की पॉलिसीज दी गई हैं। परचेजेस आर टू बी पेड फॉर 2 months आफ्टर द परचेज। परचेजेस आर टू बी पेड फॉर द 2 months आफ्टर द परचेज। इसका मतलब हम बैलेंस शीट बना रहे हैं 31 दिसंबर की। तो 31 दिसंबर को जो पेबल खड़े होंगे वो कौन कौन से होंगे? नवंबर और दिसंबर की परचेज। तो नवंबर दिसंबर की परचेज आपके पास अवेलेबल है मटेरियल की? कितनी कितनी है जी बेटा? 12,000 एंड 12,000। ये नवंबर और दिसंबर की परचेज है। 2 महीने बाद पेमेंट करते हैं। हमारा पेबल बैलेंस 31 दिसंबर को 24,000 रुपये खड़ा हुआ है। अदर क्रेडिटर्स में हमारी डिफरेंट आइटम्स यहाँ पे आ रही हैं। हम उनको अलग-अलग लिखना चाहें तो लिख सकते हैं। शायद अदर क्रेडिटर्स में हमें फिक्स्ड एसेट्स के अगेंस्ट पेमेंट ड्यू है। फिक्स्ड एसेट्स पेबल अगेंस्ट, यहाँ पे लिखता हूँ अदर क्रेडिटर्स में। चलें अदर क्रेडिटर्स ही की हेडिंग देते हैं और उसको हम अलग-अलग करते जाते हैं। अदर क्रेडिटर में फिक्स्ड एसेट के क्रेडिटर्स हैं कितने? 20,000 पेबल्स है। ठीक है। हमारा डिविडेंड पेबल है। डिविडेंड भी पेबल था 31 दिसंबर को। कितना? 10,000। हमारे कोई एक्सपेंसेस के अगेंस्ट से वेजेस पेबल थी कितनी 31 दिसंबर को? 25% ऑफ दिसंबर कितनी बनती है? दिसंबर की वेजेस का 25% अभी हमने पे दिसंबर में नहीं किया, जनवरी में करना था ना तुम्हारे। जी बेटा 3,000। लीजिए जी। कोई और पेबल हमारा स्टैंड कर रहा था? ओवरहेड्स पेबल बिल्कुल ठीक है जी। ओवरहेड्स जी 8,000 जी। एनी अदर पेबल? ये अदर पेबल की हम चाहते तो वर्किंग से भी दिखा सकते थे, यहाँ पे दिखा दो, कोई हर्ज नहीं है। फॉर्मेट मैटर यहाँ पे बहुत ज़्यादा नहीं कर रहा था। आई थिंक ये अच्छा एक और लाइबिलिटी आ गई। कैश बजट बनाया था ना, ओवरड्राफ्ट निकला था वहाँ से। इस दफ़ा तो पिछले साल तो हमारा कैश एंड बैंक पॉजिटिव बैलेंस था, लेकिन हमने जो कैश बजट बनाया उससे लग रहा है कि अगले साल हमारा नेगेटिव होगा। तो एक लाइबिलिटी हमारी और आ रही है, वो है ओवरड्राफ्ट। 3800 3800। लीजिए जी, ये हमारी बैलेंस शीट यहाँ से एक साइड बैलेंस शीट की कंप्लीट हो जाती है। हम इसी तरह इसको सम कर दें, चाहें तो इधर एक करंट लायबिलिटीज़ का सब टोटल दे दें, फिर ए प्लस बी करें तो ये आपकी बैलेंस शीट का सम आ जाएगा जी। करंट लायबिलिटीज़ का टोटल यहाँ पे दे दीजिए 688,000 और इसको इसमें सम कीजिए, बैलेंस शीट का फुटिंग आ जाएगा 212,700। ये हमारी बैलेंस शीट की इक्विटी एंड लायबिलिटी साइड की फुटिंग आ गई। इसी तरह इसकी पैरेलल साइड पे हम एसेट की वर्किंग बना लेंगे। हमारे पास फिक्स्ड एसेट्स एट कॉस्ट, क्या अगले साल हमारे फिक्स्ड एसेट्स एट कॉस्ट यही रहेंगे, मतलब 140,000 होंगे, या अगले साल कोई एडिशन प्लान्ड है? कितने की? 30,000 की। इसका मतलब अगले साल के एंड पे हमारे फिक्स्ड एसेट एट कॉस्ट 170,000 होंगे। क्या अगले साल हमारी एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन सेम 14,000 रहेगी? नो, अगले साल भी डेप्रिसिएशन चार्ज होगी। तो पीएनएल में हमने कितनी डेप्रिसिएशन चार्ज की हुई है? 8,500। इसका मतलब अगले साल हमारी एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन 22,500 होगी। सो नेट कितना बना? 147,500। अगले साल हमारा स्टॉक्स कितना होगा भाई? पिछले साल तो 25,000 था, अगले साल कितना होगा? इन्वेंट्री दिसंबर को हमने जहां पे कोई परचेज वगैरह प्लान की होंगी उधर इन्वेंट्री का जिक्र आ रहा होगा मेरे ख्याल में। Opening stock at the beginning of the period under review was equal to 2-month purchases. At 31st December it will be equal to 3-month purchases. इसका मतलब आपकी अक्टूबर, नवंबर एंड दिसंबर ये आपका क्लोजिंग स्टॉक होने वाला है। कितना है जी? 30 नहीं
40, अक्टूबर नवंबर दिसंबर मिलाएं तो कितना? 38,000। स्टॉक्स आपका है 38,000। आपकी 3 महीने की परचेजेस के बराबर है 14,000 जमा 12,000 जमा 12,000। ये आपकी इन्वेंट्री होगी। फिर आपके और कौन सी आइटम रहेगी बैलेंस शीट में? डेटर्स। जी, डेटर्स का बैलेंस बताइए आपका रिसीवेबल की वर्किंग से। डेटर्स का बैलेंस उसने कहा जी 50% आर सेल्स इन द कैश एंड 50% ऑफ सेल्स आर फॉर पेड आफ्टर 2 months। इसका मतलब आपके पास दिसंबर की सेल्स क्रेडिट सेल भी क्रेडिट में पड़ी हुई है और नवंबर की क्रेडिट सेल का पैसा भी कुछ ना कुछ पड़ा हुआ है। ये हमने वर्किंग कहीं बनाई हुई है डेटर्स की। डेटर्स की वर्किंग से आप मुझे रिसीवेबल की फिगर बता सकते हैं? जी बेटा कितनी है? 27,200। लीजिए जी, इसके अलावा कोई हमारी एसेट की फिगर को बची है? टोटल देखिए इसका क्या है। बैलेंस शीट साइड का 1 2 3 चीजें पूरी कीजिए। होगी कंप्लीट बैलेंस शीट 212,700 पे। बजटेड बैलेंस शीट बनाना नहायत ही आसान, सबसे आसान काम रहता है पीएनएल और कैश बजट के मुकाबले में। इसलिए एग्जामिनर ने इसको अभी तक पेपर में टेस्ट नहीं किया। उसको लगता है कि ये बड़ी आसान चीज़ है तो टेस्ट करने की शायद ज़रूरत है नहीं। आपका सिंपल फार्मूला इसका क्या है, सिंपल अप्रोच क्या है? मोस्ट ऑफ द केसेस में भी हमारे पास ओपनिंग वैल्यू अवेलेबल है कि अगले साल में कोई चेंज आई है तो एडजस्ट करते जाओ। और कहीं कहीं हमें पेमेंट टर्म पेबल के लिए पेमेंट टर्म पता है, वहां से उठा लेंगे। इसी तरह ओपनिंग बैलेंस अवेलेबल है, कोई चेंज आई है रिकॉर्ड कर लो, ओपनिंग बैलेंस में चेंज रिकॉर्ड कर लो। और कहीं हमें क्लोजिंग बैलेंस का ब्रेकअप दिया जाता है, वो वहां से उठा लेते हैं। जैसे डेटर्स और स्टॉक्स और पेबल्स में हमें क्लोजिंग बैलेंस का ब्रेकअप दिया गया, हमने वहां से उठा लिया। जी, एनी क्वेश्चन, कोई सवाल? अच्छा, बजटेड बैलेंस शीट के रेफरेंस से एक सीखिएगा। ये मास्टर बजट था जिसमें हमने बजटेड पीएनएल भी बनाया, कैश बजट भी बनाया, फिर बैलेंस शीट बनाई। हमने बजटेड पीएनएल बनाया तो वहां से हमें ये फिगर मिली। हमने कैश बजट बनाया तो वहां से ये फिगर मिली। अक्सर एग्जाम में जरूरी नहीं कि आपको तीनों ही मास्टर बजट डॉक्यूमेंट बनाने को दी जाए। अगर तो पीएनएल, कैश बजट, बैलेंस शीट कहा जाएगा तो आप बैलेंस शीट की हर वैल्यू को कैलकुलेट कर पाओगे और बैलेंस शीट कंप्लीट हो जाएगी। लेकिन अगर आपसे सिर्फ कैश बजट और बैलेंस शीट कहा जाता है तो क्यूमुलेटेड प्रॉफिट की फिगर कैलकुलेट करने का आपके पास रास्ता कोई नहीं होगा। समझ आ रही बात? हो सकता है आपको पीएनएल और बैलेंस शीट कहा जाए तो कैश बजट का जो बैलेंस होता है क्लोजिंग, वो कैलकुलेट करने का आपके पास कोई रास्ता नहीं है। इसका मतलब एक मिसिंग फिगर होती जा रही है ना। जब मुझे कैश बजट, पीएनएल, बैलेंस शीट कहा तो मेरी ये वैल्यू भी निकली, ये वैल्यू भी निकली और बैलेंस शीट तो बन ही गई, कंप्लीट होगी बैलेंस शीट, हर वैल्यू में निकाल पाया। अगर मुझे कैश बजट और बैलेंस शीट कहा जाए, पीएनएल की फिगर मिसिंग है। मुझे पीएनएल और बैलेंस शीट कहा जाए, कैश या ओवरड्राफ्ट की फिगर मिसिंग रहेगी। याद रखिएगा, ये दिस इज हाउ इट वर्क्स कि एक फिगर मिसिंग हो सकती है अगर आपको तीनों स्टेटमेंट नहीं कही गई। और अगर आपको सिर्फ बैलेंस शीट ही कहा जाएगा तो ये दोनों फिगर मिसिंग होंगी, क्योंकि इन दोनों फिगर के लिए आपको प्रोजेक्टेड पीएनएल और प्रोजेक्टेड कैश बजट चाहिए। डिपेंडिंग अपॉन आपकी सवाल की रिक्वायरमेंट क्या है, एग्जामिनर बाकी फिगर्स के ऊपर आपको फिर नोट लिख देगा। उस एग्जाम्पल वो कहता है बजटेड बैलेंस शीट और बजटेड पीएनएल बनाओ, बजटेड बैलेंस शीट एंड बजटेड पीएनएल बनाओ, तो कहीं ना कहीं सवाल में उसने लिखा होगा एट द ईयर एंड प्रोजेक्टेड बैलेंस ऑफ कैश एंड बैंक इज दिस, वो बैलेंस आपको दे देगा। अगर वो कहता है बैलेंस शीट और कैश बजट बनाओ, कहीं ना कहीं सवाल में लिख देगा एट द ईयर एंड एक्सपेक्टेड एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट बैलेंस इज दिस मच,
वो बैलेंस दे देगा। प्रॉफिट एंड लॉस या बनवा ले या बैलेंस दे दे, कैश बजट या बनवा ले या बैलेंस दे दे, या दोनों का ही बैलेंस दे दे। अगर सिर्फ बैलेंस शीट ही बनवा रहा है, ना उसने पीएनएल बनवाया ना कैश बजट बनाया, तो दोनों का ही बैलेंस शायद वो दे दे। ख्याल कीजिएगा, एक अप्रोच है कि भाई ये काम ऐसे ही हो सकता है, इसके बगैर हो नहीं सकता। मैंने प्रोजेक्टेड सिर्फ बैलेंस शीट बनानी हो तो मैं प्रोजेक्टेड पीएनएल, प्रोजेक्टेड कैश बजट, बैलेंस के बगैर ये बैलेंस शीट कंप्लीट नहीं कर सकता। या एग्जामिनर मुझे उसकी वैल्यू देगा क्वेश्चन में, या कोई ना कोई हिंट देगा, उसके बगैर ये चीज कंप्लीट नहीं हो सकती। वर्स्ट के सिनेरियो, एग्जामिनर ने कहा सिर्फ बैलेंस शीट बनाओ, सिर्फ बैलेंस शीट बनाओ, और उसने मुझे प्रोजेक्टेड पीएनएल तो बता दिया लेकिन इसके बारे में साइलेंट है, सिर्फ बैलेंस शीट बनाने को कहा। बाकी सारी फिगर मैं निकाल लिया, ये दो फिगर मेरी रुक गई, एक पीएनएल से आती है एक कैश बजट से आती है। उसने मुझे पीएनएल का एक्सपेक्टेड क्यूमुलेटेड बैलेंस दे दिया, इसका क्या करेंगे? बैलेंसिंग फिगर। इसके लिए भी तैयार हो कि बैलेंसिंग फिगर भी आ सकती है प्रोजेक्टेड बैलेंस शीट में, ठीक है। एक बैलेंसिंग फिगर डाल के बैलेंस शीट टैली हो जाएगी। तो यह है जी बजटेड बैलेंस शीट की कहानी। नहायत ही आसान और सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड कहानी रहती है। इसमें जो वाहिद चीज़ें ख्याल रखने वाली हैं वो मैंने बता दी हैं कि ये बजटेड पीएनएल से आनी है, ये बजटेड कैश से आनी है, कैश बजट से आनी है, और इनकी गैर मौजूदगी का हल अल्टरनेटिव क्या हो सकता है, कैसे डील कर सकते हैं। जी बेटा कोई सवाल? कैश बजटेड बैलेंस शीट हमने इलस्ट्रेशन 2 में पेंडिंग की थी, कोई सवाल? अच्छा जी, कैश बजट की एक और हमारी बड़ी अच्छी कंप्रिहेंसिव इलस्ट्रेशन है, इलस्ट्रेशन 3, इस पे बात करते हैं। रिक्वायरमेंट है जी इसकी, प्रिपेयर अ मंथली कैश फ्लो फोरकास्ट। मैंने जैसे आपसे पहले भी कहा था, एग्जामिनर कभी फोरकास्ट कहेगा कभी बजट कहेगा, वी डोंट हैव टू मिक्स द टू। हमें फोरकास्ट कहे बजट के, हमारा काम एक ही रहेगा, हमारी वर्किंग में कोई फर्क नहीं आने वाला। सो मंथली कैश फ्लो फोरकास्ट बनानी है। यू शुड इंक्लूड द बिजनेस परचेज एंड द फर्स्ट 4 months ऑफ ऑपरेशन। कोई नया बिजनेस गालमन खरीदा जा रहा है, उसने कहा जी बिजनेस परचेज से लेके पहले 4 महीने के ऑपरेशंस के कैश फ्लोज आपने बनाने हैं। और पार्ट बी बाद में देख लेंगे, फिलहाल हम इसको 4 महीने के कैश बजट के रेफरेंस से सवाल को पढ़ते हैं और फिर इस पे बात करते हैं मजीद। इन द नियर फ्यूचर Zee Limited will purchase a manufacturing business of 315,000. This price to include goodwill of 1,50,000, equipment and fitting of 1,20,000, inventory of raw materials and finished goods 45,000। बिजनेस नया खरीदा जाएगा जिसमें ये कुछ एसेट्स हैं जो शामिल होंगे। Delivery van will be purchased for 15,000 as soon as the business purchase is complete. Delivery van अलहदा से खरीदनी है हमने business purchase के फौरन बाद। Delivery van will be paid for in the second month of operation. खरीदेंगे business purchase के साथ लेकिन पेमेंट की जाएगी next month में। The following forecasts have been made for the business following purchase. Sales before discount of the business single product at a markup of 60% production cost will be। ये हमें सेल रेवेन्यू रुपीज इन थाउजेंड में गिवन है, 6 महीने की रेवेन्यू हमें गिवन है, पहले 6 महीने का रेवेन्यू, और ये किस प्राइस पे बेस है? 60% मार्कअप ऑन कॉस्ट। वहां से हमने प्राइस डिटरमिन की जिस पे रेवेन्यू बुक हुआ। 25% ऑफ सेल्स विल बी फॉर कैश, रिमाइंडर विल बी ऑन क्रेडिट for settlement in the following month that of sale. A discount of 10% will be given to selected credit customer who represent 25% of gross monthly sale. 25% सेल कैश पे है, 75% क्रेडिट पे है, और क्रेडिट सेल की रिकवरी होती है नेक्स्ट मंथ में, लेकिन क्रेडिट सेल से रिकवरी 100% नहीं होती। कुछ कस्टमर को डिस्काउंट दिया जाता है, और कितने कस्टमर को डिस्काउंट दिया जाता है? हर महीने की ग्रॉस सेल्स के 25% के बराबर। हर महीने की ग्रॉस सेल्स के 25% के बराबर जो कस्टमर हैं उनको डिस्काउंट दिया जाता है, और डिस्काउंट दिया जाता है 10%।
अच्छा जी, इसके बाद प्रोडक्शन कॉस्ट विल बी 5 पर यूनिट. द प्रोडक्शन कॉस्ट विल बी मेड ऑफ मटीरियल, लेबर एंड फिक्स्ड ओवरहेड. Production will be arranged so that clothing inventory at the end of any month is sufficient to meet the sale requirements in the following month. A value of 30,000 is placed on the inventory of finished goods which was acquired on purchase of business. Business के purchase पे आपको याद हो तो ये inventory भी आई थी जिसमें रॉ मटेरियल भी है और फिनिश गुड भी है. तो बता रहा है इसमें से 45,000 में से जो फिनिश गुड है वो कितने की है? 30,000 की. ओपनिंग स्टॉक बिजनेस खरीदने पर जो आया उसमें फिनिश गुड्स को 30,000 की वैल्यू दी गई है. द वैल्यूएशन इज बेस्ड, ये 30,000 की वैल्यू किस बेस पे दी गई है? ऑन द फोरकास्ट ऑफ प्रोडक्शन कॉस्ट पर यूनिट गिवन इन टू अबव. ये वैल्यू इस बेसिस पे दी गई है. भाई ये कितनी कॉस्ट पर यूनिट आ रही है यहां से? 5 पर यूनिट. उसने कहा जी ये 30,000 की वैल्यू ना हमने इस बेसिस पे दी है. इसका मतलब क्या हुआ? ओपनिंग स्टॉक यूनिट्स कितने हैं हमारे? 30,000 रुपए की इन्वेंट्री है 5 रुपए पर यूनिट के हिसाब से. इसका मतलब स्टॉक इन हैंड ओपनिंग जो आए हैं वो हैं 6,000 यूनिट्स. सवाल को बेटा बजटिंग में जैसे मैंने कहा था आर्ट है ही है. सवाल को ध्यान से तसल्ली से पढ़ना और वैल्यूज को अंडरस्टैंड करना. 5 रुपए पर यूनिट कॉस्ट है. उसने कहा ओपनिंग स्टॉक की 30,000 वैल्यू इस कॉस्ट के ऊपर बेस करती है. 5 रुपए पर यूनिट के हिसाब से 30,000 निकाला गया है. इसका मतलब 30,000 यूनिट्स 6,000 यूनिट्स की कॉस्ट है. The single raw material will be purchased so that inventory at the end of a month is sufficient to meet half of the following month's production requirement. Raw material inventory acquired on purchase of the business is 15,000. 45,000 में से 30,000 फिनिश गुड थी तो 15,000 रॉ मटेरियल है. उसने बता दिया. वैल्यूड एट द कॉस्ट पर यूनिट दैट इज फोरकास्ट एज गिवन इन टू अबव. वो भी ऊपर के हिसाब से फोरकास्ट की गई है. रॉ मटेरियल विल बी परचेज ऑन 1 मंथ क्रेडिट. Costs of direct labor will be met as they are incurred in production. The fixed production overhead rate is rupee 1 per unit is based upon a forecast of the first year production of 150,000 units. This rate includes depreciation of equipment fitting on a straight line basis over the next 5 years. Fixed production overhead is paid in the month incurred. Selling and distribution, selling administration expenses overheads are all fixed and will be 2,08,000 in the first year. These overhead include depreciation for the delivery van at 30% per annum on reducing balance basis. All fixed overhead will be incurred on a regular basis and paid in the month incurred with the exception of rent and rates. 25,000 is payable for the year ahead in the month 1 for the rent and rates. ये जिसकी पूरी कहानी है और हमें कहा गया है 4 बिजनेस परचेज के साथ साथ 4 महीने के जो डाटा है उसको लेके कैश बजट बनाइए. जी जनाब, इसको एक दफ़ा फिर वॉक थ्रू कर लीजिए सवाल को, फिर हम इसको हल करना शुरू करते हैं.
अच्छा जी, हमें जो डेटा दिया गया है उसके मुताबिक हमें 4 महीने का कैश बजट बनाने को कहा गया है। इलस्ट्रेशन 3 हम देख रहे हैं। मंथ 1, 2, 3 एंड 4। कैश बजट का फॉर्मेट जैसे कि हमने सीखा हुआ है, पहले हम कैश रिसीट्स प्रोजेक्ट कर लेते हैं। कैश रिसीट्स में हमारे पास वाहिद सोर्स रिसीट का सेल्स है। सेल्स के अलावा कोई सोर्स हमें रिसीट का क्वेश्चन पढ़ते नज़र नहीं आया। और लेकिन सेल्स में हमारी 2 कैटेगरीज हैं, एक कैश सेल्स है, एक क्रेडिट सेल्स है। और क्रेडिट सेल्स के कुछ कस्टमर को हम डिस्काउंट दे रहे हैं, क्योंकि डिस्काउंट इज़ नॉट अ पेमेंट, रिसीट में रिडक्शन है, हम इसको यहीं पे ही रिकॉर्ड कर लेंगे। डिस्काउंट इज रिडक्शन इन द रिसीट्स, तो रिसीट्स में ही हम एज रिडक्शन इसको यहाँ रिकॉर्ड कर लेंगे। यहाँ से में बन जाएंगी रिसीट्स। और फिर हम इसके बाद लाते हैं कैश पेमेंट्स। कैश पेमेंट्स में हमारे पास आइटम्स जो आ रही हैं, एक बिजनेस परचेज है, एक वैन परचेज है। इसके अलावा क्या क्या आइटम पढ़ी है आपने पेमेंट्स के बारे में? एक रॉ मटेरियल की परचेजेस है, उसकी पेमेंट भी होनी है, और वेजेस एक्सपेंसेस की पेमेंट है, फिर प्रोडक्शन ओवरहेड्स की पेमेंट है, फिर सेलिंग एंड एडमिन ओवरहेड्स की पेमेंट है। इसके अलावा कुछ? रेंट एंड रेट्स तो सेलिंग एडमिन ओवरहेड का हिस्सा है ना, तो वो हम जब एडमिन ओवरहेड की वर्किंग बनाएंगे उसी में उसको डील करेंगे। इसके अलावा कोई हेड जी? चलें, फिलहाल यही हमें चीज़ें नज़र आ रही हैं। हम इसके बेस पे एक आध लाइन यहाँ पे छोड़ देते हैं, कोई आइटम अगर बच रही हो तो। इधर हम लेंगे नेट रसीट ओब्लिक पेमेंट, और फिर ओपनिंग बैलेंस ब्रॉट फॉरवर्ड, और क्लोजिंग बैलेंस कैरिड फॉरवर्ड। दिस इज द फॉर्मेट, स्टैंडर्ड फॉर्मेट ऑफ कैश बजट। अच्छा जी, आइटम्स को इनकॉर्पोरेट करना शुरू करें। जहाँ पे वर्किंग रिक्वायर्ड होगी वर्किंग करेंगे, और जहाँ पे वर्किंग रिक्वायर्ड नहीं है उसके बगैर ही हल होता है। जैसे हम सेल्स में आए, ये हमारी रेवेन्यू की फिगर्स हैं, और ये उसकी रिसीट्स की टर्म है, क्रेडिट टर्म्स हैं। हमें रेवेन्यू से रिसीट बनाने के लिए रेवेन्यू और टर्म्स ऑफ सेल्स चाहिए। हमें कहा गया 25% सेल्स कैश में है, और कैश के बारे में पता है जिस पीरियड की सेल्स उसी महीने की रिसीट। तो 25% कैश का मतलब 25% कैश सेल्स, हर महीने की सेल्स का 25%। जैसे मंथ 1 का 25%, 24,000, मंथ 2 का 25%, 24,000, मंथ 3 का 25%, 23,000, और अगेन 24,000। दैट्स इट। मंथ 5, 6 में क्या रिसीट से हमारा से लेना देना नहीं है, आल्दो में रेवेन्यू 6 महीने का गिवन है, बट हम तो 4 महीने का कैश बजट बना रहे हैं कि कस्टमर से रिसीट्स इन 4 मंथ्स में क्या क्या होने वाली है। अच्छा जी, इसके बाद बात आती है क्रेडिट सेल्स की। क्रेडिट सेल्स हमारी है 75%, और उनसे रिकवरी कब होती है? इन द मंथ फॉलोइंग दैट ऑफ सेल। इसका मतलब पहले महीने की सेल के 75%, 72,000, दूसरे महीने की सेल का 75%, 72,000, तीसरे महीने की सेल का 75, 69,000, और चौथे महीने का रिकवरी मंथ 5 में आनी है, वो हमारा बजट पीरियड नहीं है। हमने 4 महीने तक रिसीट्स देखनी है। कैश सेल्स 25% सेम मंथ में, क्रेडिट सेल्स 75% ऑफ प्रीवियस मंथ। इसमें चले मैं मजीद एलैबोरेट कर दूं, 75% ऑफ प्रीवियस मंथ, ये हमारी क्रेडिट सेल्स हैं। अब इसमें से हमें लेस करने हैं डिस्काउंट। डिस्काउंट के बारे में हमें कहा गया है कि क्रेडिट कस्टमर को डिस्काउंट दिया जाता है, मतलब क्रेडिट कस्टमर से रिसीट के वक्त इनसे पैसे कम लिए जाएंगे। कितना डिस्काउंट दिया जाएगा? 10% ऑफ सिलेक्टेड कस्टमर, मतलब इनमें से कुछ कस्टमर को 10% दिया जाएगा। वो कस्टमर कितने हैं? 25% ऑफ
क्रॉस मंथली सेल। इसका मतलब मंथली सेल का 25% का 10% डिस्काउंट होगा। मंथ इसका कस्टमर में, ये किस महीने की सेल के कस्टमर है? मंथ 1 के। ये मंथ 1 के कस्टमर से रिकवरी है ना। तो मंथ 1 की मंथली सेल कितनी है? उसका 25%, उसका 10%। तो जनाब इनको 2400 का डिस्काउंट दिया जाएगा, इनको 2400 का डिस्काउंट दिया जाएगा और इनको 2300 का डिस्काउंट दिया जाएगा। क्रेडिट कस्टमर जिस महीने की सेल के हैं उस महीने की ग्रॉस सेल्स का 25% पे 10% डिस्काउंट जाना है। ये क्रेडिट कस्टमर मंथ 1 की सेल के हैं, तो मंथ 1 की सेल का 25% पे 10% डिस्काउंट, इसमें से लेस रिकवर होगा। लीजिए जी, रिसीट की साइड हमारी कंप्लीट। मंथ 1 में 24,000, मंथ 2 में 93,600, मंथ 3 में 92,000, मंथ 3 में 92,600, मंथ 4 में 90,700। लीजिए जी, ये हमारे पास रिसीट्स फ्रॉम कस्टमर की डिटेल आ गई। कैश सेल्स, क्रेडिट सेल्स, लेस डिस्काउंट। कैश बजट में बेटा यही काम है कि सवाल को ध्यान से पढ़ने हैं, वैल्यूज़ तसल्ली से कैलकुलेट करनी है और राइट कॉलम में इनकॉर्पोरेट करना है। इसमें कोई रूल्स, कोई कैलकुलेशन, कोई फार्मूलाज कुछ इन्वॉल्व नहीं है। बेसिक कॉमन सेंस बेस्ड क्वेश्चन होते हैं। बिजनेस परचेज 3,15,000 हम अज्यूम करते हैं, वो तो भाई मंथ 1 में ही जाएगा ना, मतलब मंथ 1 के हो सकता है पहले दिन ही पेमेंट होगी। वैन परचेज कितने की है? हमें कहा गया है वैन खरीदी जाएगी बिजनेस परचेज के फौरन बाद, और वो खरीदी जाएगी कितने की? 15,000 की, लेकिन पेमेंट की जाएगी इसकी नेक्स्ट मंथ में। ये जो डिलीवरी वैन का जिक्र है, 15,000 की खरीदी जाएगी लेकिन पेमेंट की जाएगी सेकेंड मंथ ऑफ ऑपरेशन में। वैन परचेज की पेमेंट यहां पे आएगी जनाब 15,000। अच्छा जी, रॉ मटेरियल की परचेजेज, वेजेस की परचेजेस, इनकी वर्किंग हमारी थोड़ी सी लेंथी है। प्रोडक्शन ओवरहेड और सेलिंग एडमिन ओवरहेड की वर्किंग ज़रा आसान है, क्विक है। पहले हम इनको डील कर लेते हैं। मैं इसके लिए एक वर्किंग 1 बना लेता हूँ, इसके लिए वर्किंग 2 बना लेता हूँ, और फिर ये वर्किंग 3 से हम इनको दोनों को सर्टन कर लेंगे और हमारा कैश बजट कंप्लीट होगा। वर्किंग 1, प्रोडक्शन ओवरहेड्स के बारे में। ये हमें कहा गया है फिक्स्ड ओवरहेड्स हमारे जो प्रोडक्शन कॉस्ट में शामिल हैं वो 1 रुपीज़ पर यूनिट है। इसका मतलब ये OAR है। इसके लिए नोट हमें गिवन है जी जनाब, ये नोट नंबर 6, इसको पढ़ते हैं। हमें कहा गया है कि जो फिक्स्ड ओवरहेड का रेट है 1 रुपये पर यूनिट, ये निकाला गया है किस बेसिस पे? फर्स्ट ईयर की टोटल 1 लाख प्रोडक्शन की बेसिस पे। OAR कैसे आता है? फार्मूला क्या है OAR का, याद है? बजटेड ओवरहेड डिवाइड विद बजटेड प्रोडक्शन। वो हमें कह रहा है कि ये जो OAR है हमारा पर यूनिट, ये आया है टोटल, कह लो टोटल ओवरहेड्स डिवाइडेड विद 1,50,000। हमारा OAR जो कि आया है 1 रुपये, ये आया है टोटल ओवरहेड डिवाइडेड विद 150। इसका मतलब टोटल ओवरहेड कितने हैं? और ये किस पीरियड के हैं? 1 साल के, क्योंकि फर्स्ट ईयर प्रोडक्शन 1,50,000 है, ये फर्स्ट ईयर के ओवरहेड्स हैं 1,50,000। तो पहली चीज हमें पता लग गया टोटल प्रोडक्शन ओवरहेड्स फॉर द फर्स्ट ईयर, ये पहले साल की टोटल कॉस्ट है। सेकेंड पॉइंट, क्या ये सारी कैश कॉस्ट है? क्योंकि हमने कहा हमें कॉस्ट चाहिए
उसके बाद उसमें अगर कोई नॉन कैश एलिमेंट है उसको साइड पर करना है, फिर पेमेंट टर्म पे जाना है। तो माय क्वेश्चन इज, क्या ये सारी कैश कॉस्ट है? दिस इंक्लूड डेप्रिसिएशन ऑफ इक्विपमेंट एंड फिटिंग ऑन अ स्ट्रेट लाइन बेसिस ओवर द नेक्स्ट 5 ईयर। डेप्रिसिएशन ऑफ इक्विपमेंट एंड फिटिंग, भाई हमने जो बिजनेस खरीदा उसमें इक्विपमेंट एंड फिटिंग किधर है? 1,20,000। उसने जी इसको 5 साल स्ट्रेट लाइन पे डेप्रिशिएट करना है, तो उसकी डेप्रिसिएशन इसमें शामिल है। तो इसमें से अगर हम लेस कर दें, लेस डेप्रिसिएशन, तो वो 1,20,000 तकसीम 5 कितने की बनी? 24,000 की डेप्रिसिएशन इसमें से अगर आप लेस करते हैं तो आपको मिलेगा क्या जनाब? एनुअल कैश एक्सपेंडिचर। कैश एक्सपेंडिचर कितना है? 1,26,000। ये हमें एनुअल कैश एक्सपेंडिचर मिल गया। टोटल ओवरहेड हमारे साल के 1,50,000, इसमें ये शामिल है डेप्रिसिएशन, निकाल दिया। तो हमारे पास जो बचे खर्चा कैश एक्सपेंडिचर 1,26,000, ये भाई साल का खर्चा है। मुझे तो मंथली पेमेंट चाहिए, उसके लिए अब आ जाओ यहां पे। फिक्स्ड ओवरहेड इज पेड इन द मंथ इनकर्ड, जिस महीने का खर्चा है उसी महीने ही पे हो जाता है। ठीक है जी। अब ये 1 साल का खर्चा है, मुझे तो महीने का चाहिए, क्या करूं? सिंपली डिवाइड बाई 12 कर दूं, क्योंकि क्वेश्चन में ऐसा कोई जिक्र नहीं है कि खर्चा बराबर नहीं है। तो हम अज्यूम करेंगे खर्चा हर महीने का बराबर है, और जिस महीने का खर्चा है उसी महीने में आता है। तो मंथली खर्चा कैलकुलेट कर लो, 10,500, और यही हर महीने की पेमेंट है। जिस महीने का खर्चा उसी महीने पे होना है। तो फैक्ट्री प्रोडक्शन ओवरहेड का खर्चा, जिस महीने का खर्चा उसी महीने में पेमेंट। 4 महीने का बजट और ये 4 महीने की पेमेंट। प्रोडक्शन ओवरहेड्स के अगेंस्ट हमारी कैश पेमेंट्स मंथली कैसे आनी है? तो वो जो असूल आपको बताया गया था, सबसे पहले साल का टोटल खर्चा देखो क्या है, फिर उसमें कोई नॉन कैश एलिमेंट है उसको साइड पे कर दो, फिर पेमेंट टर्म्स देखो क्या है। तो हमने बिल्कुल इन्हीं स्टेप्स को फॉलो करते हुए पहले साल का खर्चा देखा 1,50,000, फिर उसमें साल की डेप्रिसिएशन 24,000 माइनस की, तो साल का कैश एक्सपेंडिचर 1,26,000। हमें मंथली एक्सपेंडिचर चाहिए, हमने इन द एब्सेंस ऑफ एनी इंफॉर्मेशन वी विल अज्यूम बराबर है। ये मंथली एक्सपेंडिचर आ गया, फिर हमें पेमेंट टर्म चाहिए। उसने कहा जी जिस महीने का खर्चा उसी महीने पे हो जाता है, जिसका मतलब हर महीने 10,500 पे होगा। हमने कैश बजट में प्लेस कर दिया। बेसिक असूल बेटा याद रखिएगा, कॉस्ट के बारे में कैश नॉन कैश अलहदा करना है, और कैश की फिर पेमेंट टर्म देखनी है। नॉन कैश के अगेंस्ट कोई कैश पेमेंट नहीं आती। यही वर्किंग अब हम सेलिंग एडमिन एक्सपेंसेस के लिए करते हैं। नोट नंबर 7 को पढ़ते हुए, सेलिंग एडमिन ओवरहेड्स आर ऑल फिक्स्ड एंड विल बी 2,08,000 इन द फर्स्ट ईयर। तो जनाब मैं यहां पे वर्किंग करता जाता हूं। एनुअल कॉस्ट ये है जी 2,08,000। हमारा पहला क्वेश्चन आता है क्या ये सारी कैश कॉस्ट है? तो दीज ओवरहेड इंक्लूड डेप्रिसिएशन ऑफ डिलीवरी वैन एट 30% पर एनम ऑन रिड्यूसिंग बैलेंस बेसिस। इसमें डेप्रिसिएशन शामिल है। लीजिए जनाब डेप्रिसिएशन निकालिए, लेस डेप्रिसिएशन ऑफ वैन 15,000 इसकी कॉस्ट है, और कितने परसेंट रेट है? 30% रेट है। साल की डेप्रिसिएशन बनी 4,500। लीजिए जी हमें मिला एनुअल कैश कॉस्ट 203,500। ये हमारी एनुअल कैश कॉस्ट आ गई। ये हम वर्किंग 2 बना रहे हैं। अब हमें इसकी पेमेंट टर्म चाहिए। ऑल फिक्स्ड ओवरहेड विल बी इनकर्ड ऑन रेगुलर बेसिस, हर महीने बराबर जाएंगे, एंड पेड इन द मंथ इनकर्ड, जिस महीने का खर्चा उस महीने में पे होगा, विद द एक्सेप्शन ऑफ, एक एक्सेप्शन के अलावा, और वो एक्सेप्शन क्या है? रेंट्स। और ये कब पे होगा?
मंथ 1 में। रेंट जो मंथ 1 में पे होना है 25,000, इसके अलावा बाकी सारा खर्चा हर महीने बराबर पे होगा, इन सिंपल वर्ड्स। तो जनाब हमने अब करना क्या है, एनुअल कैश कॉस्ट में से सबसे पहले रेंट टू बी पेड इन मंथ 1 निकाल दो, 25,000, इसको निकाल दो। बाकी खर्चा कितना बचा, 178,500, इसको 12 से डिवाइड कर दो। ये उसने कहा जी बराबर 14875। रिमेनिंग मंथली पेमेंट, मंथली पेमेंट क्या लो या एक्सपेंडिचर क्या लो। तो अब देख लीजिए मंथ 1 में एक ये पेमेंट जानी है, एक ये जानी है, और बाकी हर महीने सिर्फ 14,875 जानी है। लीजिए जी, यहाँ से आप निकाल सकते हैं। मंथ 1 में 14 + 25 39,875 है, और बाकी हर महीने 14875 ही है। रेंट एंड रेट्स 25,000, ये मंथ 1 में जाना है पूरे साल का खर्चा, और बाकी सारे खर्चे इवनली इनकर होने हैं, और जिस महीने का खर्चा उसी महीने पे होना है। तो हमने टोटल कैश कॉस्ट ली, पेमेंट करते हुए उसमें से पहले महीने की पेमेंट अलहदा कर दी रेंट एंड रेट्स की, बाकी जो बचा वो 12 महीने में बराबर तकसीम कर दिया। सो मंथ 1 में एक 25,000 जाना है, एक 14,875 जाना है, टोटल 39,875। बाकी हर महीने में ओनली 14,875। अच्छा जी, अब हमें वेजेस की तरफ चलना है और रॉ मटेरियल परचेजेस की तरफ चलना है। वेजेस के बारे में क्वेश्चन में अवेलेबल है जी नोट नंबर 5। डायरेक्ट वेजेस, डायरेक्ट लेबर कॉस्ट विल बी मेट एज दे आर इनकर्ड इन प्रोडक्शन। और डायरेक्ट लेबर कॉस्ट है कितनी, 1.5 पर यूनिट। उसने डायरेक्ट लेबर कॉस्ट विल बी पेड एज इनकर्ड इन प्रोडक्शन, मतलब जब जब खर्चा लेबर कॉस्ट की मद में होगा तब तब पे हो जाएगा। और लेबर कॉस्ट का खर्चा डिपेंडेंट किस पे है, प्रोडक्शन के ऊपर, क्योंकि खर्चा हमारा पर यूनिट है ना। ये इनकर्ड इन प्रोडक्शन, जितने यूनिट्स बनेंगे 1.5 पर यूनिट के हिसाब से उसी महीने पे हो जाएगा। इसका मतलब वेज कॉस्ट डिटरमिन करने के लिए मुझे मंथली प्रोडक्शन चाहिए। मंथली प्रोडक्शन इंटू 1.5 इज मंथली वेज कॉस्ट। जिस महीने का खर्चा उसी महीने की पेमेंट। और मंथली प्रोडक्शन कैसे आएगी, मंथली प्रोडक्शन कैसे आएगी, मेहरबानी आपकी बेटा, एनुअल प्रोडक्शन डिवाइडेड बाय 12 मुझे भी आता है, बट एनुअल प्रोडक्शन क्वेश्चन में गिवन है क्या, एनुअल डाटा इस क्वेश्चन में कोई गिवन है कहीं पे? तो मैं इस क्वेश्चन के रेफरेंस से पूछ रहा हूं, इस क्वेश्चन में मुझे मंथली प्रोडक्शन चाहिए, कैसे आएगी? इस क्वेश्चन में मुझे मंथली रेवेन्यू गिवन है, इस क्वेश्चन में मुझे प्राइस पर यूनिट गिवन है, गिवन है प्राइस, कॉस्ट पर यूनिट, बिल्कुल ठीक। ये यहां से तो कॉस्ट प्राइस आएगी ना, कॉस्ट पर यूनिट है तो क्रॉस पे 60% मार्कअप डाल दो, प्राइस नहीं आ जाएगी। मंथली रेवेन्यू अवेलेबल है, मंथली प्राइस अवेलेबल नहीं है, निकाल सकते हैं ना आसानी से। तो रेवेन्यू और प्राइस अवेलेबल हो तो मंथली यूनिट्स सोल्ड आ गए। मंथली यूनिट्स सोल्ड अवेलेबल हैं और क्लोजिंग और ओपनिंग स्टॉक की कहानी गिवन हो तो प्रोडक्शन आएगी। सेल्स प्लस क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स माइनस ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स इज इक्वल टू प्रोडक्शन, और प्रोडक्शन आ गई तो आपकी
वेज कॉस्ट आ जाती है। तो हमारा डाटा यहाँ पे जो बनने वाला है, ऑल्दो कैश बजट मुझे 4 महीने का बनाना है, लेकिन यहाँ पे मुझे 6 महीने का डाटा ही लेके चलना है। क्यों? सून यू विल गेट टू नो। वर्किंग 3 हमारी कहानी शुरू होगी मंथली रेवेन्यू से, मंथली सेल से, जो कि मुझे क्वेश्चन में एज रुपीज़ गिवन है। 96,000, 96,000, 92,000, 96,000, 100,000 एंड 104,000। इसको अगर मैं डिवाइड कर दूं प्राइस पर यूनिट से, जो कि है मेरी कॉस्ट 2.5 प्लस 1.5 प्लस 1 इंटू 1.6, 60% मार्कअप डालो तो कितनी बनी प्राइस? 5 रुपये आपकी कॉस्ट आ रही है। यहाँ पे 5 रुपये कॉस्ट आ रही है, 1.6 करो तो प्राइस आपकी 8 आपकी प्राइस है। तो 8 8 8 8 8 डिवाइड किया तो मुझे यहाँ पे मंथली सेल्स यूनिट्स आ गए 12,000, 12,000, 11,500, 12,000, 12,500 और 13,000। ये मंथली सेल यूनिट्स हैं। और मैंने भी रिलेशनशिप पढ़ा, अगर इसमें ऐड कर दूं क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स माइनस कर दूं ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स, तो मुझे यूनिट्स प्रोड्यूस मिल जाएंगे, मंथली प्रोडक्शन मिल जाएगी। और क्लोजिंग स्टॉक के बारे में, ओपनिंग स्टॉक के बारे में कहानी क्या है? प्रोडक्शन विल बी अरेंज सो दैट क्लोजिंग इन्वेंट्री एट द एंड ऑफ एनी मंथ इज सफिशिएंट टू मीट द सेल रिक्वायरमेंट इन द फॉलोइंग मंथ। हर महीने प्रोडक्शन ऐसे करनी है कि क्लोजिंग स्टॉक आपका अगले महीने की सेल रिक्वायरमेंट को मीट करे। इसका मतलब मंथ एंड का क्लोजिंग स्टॉक क्या होगा? अगले महीने की सेल्स के बराबर। बेटा सवाल को, स्टेटमेंट को पढ़ो, उसके मुताबिक बात सुनो। उसने लिखा हुआ है प्रोडक्शन ऐसे करनी है कि हर महीने का क्लोजिंग स्टॉक अगले महीने की सेल रिक्वायरमेंट के लिए काफ़ी हो जाए। तो अगले महीने की सेल रिक्वायरमेंट 12,000 है, इसका मतलब मंथ 2 की सेल रिक्वायरमेंट 12,000 है, इसका मतलब मंथ 1 का क्लोजिंग स्टॉक 12,000 होना चाहिए। एंड सो ऑन। 11,500, 12,000, 12,500, 13,000। इसका क्लोजिंग स्टॉक का डाटा हमारे पास नहीं है, छोड़ दो इसको। हमें तो बेसिकली 4 महीने का बजट बनाना है ना। तो ये डाटा हमें दिया इसलिए गया था कि हम इसका क्लोजिंग स्टॉक ले सकें। इससे आगे जाने की जरूरत नहीं है, इस कॉलम को छोड़ दो, इसकी आगे हमें जरूरत नहीं है। और एक महीने का जो क्लोजिंग स्टॉक होता है वो अगले महीने का ओपनिंग स्टॉक बनता है। तो जनाब ये 12,000, 11,500, 12,000 और 12,500। आगे जाने की जरूरत नहीं है। अगला 5-6 महीना जो है वो हम कैंसिल कर चुके हैं, खत्म कर चुके हैं। एक मतलब रह गया मंथ 1 का ओपनिंग स्टॉक। तो मंथ 1 की ओपनिंग स्टॉक की कहानी भी हमने कुछ डिस्कस की थी। कितने यूनिट्स है मंथ 1 का ओपनिंग स्टॉक? बिजनेस खरीदा उसके साथ आए ना 30,000 की फिनिश गुड इन्वेंट्री, कितनी है? 6,000। हम ये बात कर चुके हैं। मंथ 1 का जो ओपनिंग स्टॉक है वो 30,000 रुपये का है और ये 5 रुपये पर यूनिट के हिसाब से 6,000 यूनिट्स हैं। लीजिए जी, मंथली प्रोडक्शन बन गई हमारी 18,000, 11,500, 12,000, 12,500, 13,000। इस डाटा को लेके इफ दिस वैल्यू इज ए, तो हमारी मंथली वेजेस ए इंटू 1.5 रुपीज़ पर यूनिट, ऐसे ही है ना। लेबर कॉस्ट हमारी 1.5 पर यूनिट है। लीजिए जी, यहाँ से वेज कॉस्ट बना लीजिए 27,000। ये रुपीज़ में हमारी कॉस्ट आ गई है 27,000, 17,250।
18,018,750 और इसकी मुझे ज़रूरत है नहीं, मुझे तो 4 महीने का बजट बनाना है, ये ना भी कैलकुलेट करें तो कोई हर्ज नहीं है। वेजेस की पेमेंट हमारे पास 4 महीने की आ गई, 27,000, 17,250, 18,000 और 18,750। मंथ 5 की वेज कॉस्ट निकालने की ज़रूरत है नहीं। जी बेटा, फिक्स्ड ओवरहेड कभी फिक्स्ड ओवरहेड पर यूनिट इनकर होता है? बचपन में कॉस्ट पड़ी थी, पढ़ लिख के गंवा दिया आपने। फिक्स्ड ओवरहेड क्या होता है? रेंट ऑफ द बिल्डिंग पर यूनिट होता है क्या? फिक्स्ड ओवरहेड क्या है? डेप्रीसिएशन पर यूनिट होता है क्या? पर यूनिट जब भी दिया जाए OAR है, और OAR खर्चे के पैटर्न को एक्सप्लेन नहीं करता। फिक्स्ड ओवरहेड का OAR खर्चे के पैटर्न को एक्सप्लेन नहीं करता। हमें टोटल कॉस्ट चाहिए, वहां से पता लगेगी कहानी। रेंट सालाना या महाना है, डेप्रीसिएशन सालाना है, सैलरी महाना है या सालाना है, जो भी है, पर यूनिट नहीं कुछ होता। पर यूनिट जब भी दिया गया OAR है, हमें टोटल कॉस्ट पे जाना है और वहां से फिर हमें उसके हिस्से बखरे करने हैं। जी जनाब, एनी क्वेश्चन? अच्छा जी, आखिरी आइटम हमारी रह गई है रॉ मटेरियल परचेजेस की। रॉ मटेरियल परचेजेस आपका वर्कआउट होता है कंजम्पशन से। पहले आप निकालोगे रॉ मटेरियल कंजम्पशन, कंजम्पशन प्लस क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल माइनस ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल गिव्स यू रॉ मटेरियल परचेजेस। और जब परचेजेस आ जाएं फिर आप देखोगे पेमेंट पैटर्न 1 मंथ क्रेडिट। तो सबसे पहले हम कंजम्पशन देखते हैं। तो कंजम्पशन हमें बताई गई है रॉ मटेरियल की कितनी है? 2.5 पर यूनिट, और कंजम्पशन प्रोडक्शन पे बेस करती है। तो सबसे पहले हम रॉ मटेरियल कंजम्पशन की फिगर निकालते हैं। हमारी रॉ मटेरियल कंजम्पशन रहेगी A इंटू 2.5, A इंटू 2.5 45,000 जी। मंथ 2 28,750, मंथ 3 30,000, मंथ 4 31,250, मंथ 5 32,500। कंजम्पशन हमारे पास आ गई। इसके बाद हमें बताया गया है परचेज ऐसे करनी है कि मंथ एंड इन्वेंट्री होनी चाहिए कितनी? सफिशिएंट टू मीट हाफ ऑफ द फॉलोइंग मंथ परचेज। मतलब अब हमने इसमें ऐड करना है क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल, लेस करना है ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल। क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल क्या है? उसने कहा जी अगले महीने की रिक्वायरमेंट का हाफ। कितने है जी? 14,375। क्लोजिंग स्टॉक हमें कहा गया है अगले महीने की रिक्वायरमेंट, मतलब कंजम्पशन का हाफ 14,375, 15,000, 15,625, 16,250। और इसके लिए क्लोजिंग स्टॉक का डाटा आगे अवेलेबल नहीं है, इसको भी छोड़ दो। हमें तो बजट 4 महीने का बनाना था ना, तो ये कॉलम भी हमारा आउट हो गया। 5वां छठा मैंने कहा था आपको पता लग जाएगा क्यों इस्तेमाल कर रहे हैं। सिर्फ इस्तेमाल इसलिए होना था कि हम 4 महीने के डाटा पे पहुंच सकें। ये 2 कॉलम हमारे आउट हो चुके हैं। ये क्लोजिंग अगले महीने का ओपनिंग बना। और मंथ 1 के ओपनिंग के बारे में कहा गया है, उसकी वैल्यू कितनी है? इसी पैरा में बताया गया गालबन 15,000। लीजिए जी, दिस गिव्स यू मंथली परचेज। मंथली परचेज का डाटा आपको यहां से मिल रहा है। रॉ मटेरियल परचेजेस कितनी है हमारी मंथली? मंथ 1 44,375, मंथ 2 29,375, मंथ 3 30,625, मंथ 4 31,875। और हमें बताया गया है परचेजेस की पेमेंट 1 महीने एरियर में की जाती है। मतलब मंथ 1 की परचेज की पेमेंट आनी है
मंथ 2 में, मंथ 1 में कोई पेमेंट नहीं आएगी, 44375, 29375 एंड 30625। मंथ 4 की पेमेंट मंथ 5 में जा रही है, वो हमारे स्कोप से बाहर है। हमें तो 4 महीने की रिसीट्स और पेमेंट का हिसाब ही बनाना था। लीजिए जी, रिसीट पेमेंट होगी, यहाँ से आप नेट पेमेंट लेंगे, ओपनिंग बैलेंस 0 है, क्लोजिंग बैलेंस निकालेंगे और ये क्लोजिंग बैलेंस अगले पीरियड का ओपनिंग बनेगा एंड सो ऑन, ये रोल ऑन करता जाएगा। बाकी वर्किंग कंप्लीट कर सकते हैं। कैश बजट के क्लोजिंग बैलेंस में आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। जो की वर्किंग्स थी इसकी, बजट, रिसीट्स की, पेमेंट्स की, वो सारी मैंने आपसे डिस्कस कर ली। एनी क्वेश्चन, कोई सवाल जी? किसी कैलकुलेशन पे कोई हेल्प चाहिए पूछिए। इस क्वेश्चन को घर जाके फिर एक बार अटेम्प्ट कीजिएगा। इट्स अ गुड क्वेश्चन, कंप्लीट किया जाए वर्किंग, इसको अटेम्प्ट कीजिएगा। इसका पार्ट भी बेसिक सी एक्टिविटी है, वो आपकी होम असाइनमेंट है, उसको करके आइएगा। कोई दिक्कत होगी कल बात करेंगे और कल फिर इंशाअल्लाह हम आगे पास्ट पेपर क्वेश्चन पे मूव कर जाएंगे, क्योंकि बेसिक जो फंक्शनल बजट की कहानी थी वो हमने डिस्कस कर ली है। कैश बजट के थोड़े से नया अंदाज था, उस पर हमने काम कर लिया है और ये अब आप देख सकते हैं हमारी कल से कहानी शुरू हो रही है आगे की। अच्छा, इसमें एक इलस्ट्रेशन 4 है, ये एक फंक्शनल बजट की वेरी बेसिक लेवल इलस्ट्रेशन है। ये आपकी होम असाइनमेंट है, इसको आप स्कूल से कुछ आज करना चाहें, कल करना चाहें, आराम से सली से कीजिएगा। इसमें फंक्शनल बजट की वो जो इक्वेशन आपको मैंने पिछली स्लाइड्स पे दिखाई थी ना, वो सारी इक्वेशन आपकी यहाँ पे रिवाइज हो जाएंगी, सारे फॉर्मेट्स आपके छोटे छोटे से यहाँ पे रिवाइज हो जाएंगे। बेसिक लेवल इलस्ट्रेशन है, होम असाइनमेंट में आप इसको करेंगे। आज कर लें, बहुत अच्छी बात है, कुछ आज करना चाहे कुछ कर लें। काफ़ी लेंथी सी है, बेसिक लेवल बट लेंथी असाइनमेंट है, ठीक है जी। ये आपकी होम असाइनमेंट में है, इसको भी रिवाइज कीजिएगा, इसको भी कीजिएगा। मुझे लगता है यही काफ़ी आपके लिए आज के करने के लिए, ठीक है। बाकी इंशाल्लाह कल मिलेंगे तो हम पास्ट पेपर क्वेश्चन, पहले हम कुछ पीएनएल के क्वेश्चन है, इसमें एक आध कोई फंक्शनल क्वेश्चन भी आ जाएगा और फिर कैश बजट का क्वेश्चन है। 2 मेजर कैटेगरीज ऑफ क्वेश्चन मैंने आपसे कहा था होते हैं, उन दोनों को हम इंशाअल्लाह यहाँ पे एड्रेस कर रहे होंगे, ठीक है जी। थैंक यू वेरी मच, अस्सलाम वालेकुम।